कई सारे नेता ऐसे हैं जो बाय चॉइस ना होकर बाय चांस हैं या राजनीति को एक करियर के विकल्प में देखकर आते हैं। ऐसे कई फिल्मी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो राजनीति को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे लोगों का राजनीति को ज्वाइन करना, इसका भारत पे क्या इफेक्ट आ सकता है, भारत के समाज पे क्या इफेक्ट आ सकता है? क्या ऐसे लोगों को राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए जिन्हें राजनीति की समझ ही ना हो? ड्राइवरलेस कार है और वो ड्राइवरलेस कार किसी व्यक्ति ने परचेज किया है और वो अपनी कार में बैठा है, बट मीनवाइल ड्राइवरलेस कार में किसी तरह की कुछ फॉल्ट आ जाती है जिससे स्ट्रीट्स पर बैठे हुए कुछ लोगों को वो कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। इसमें फॉल्ट आप कैसे डिसाइड करेंगी, अकाउंटेबल किसको ठहराएंगी? मनस्विनी, अपने नाम का अर्थ बताएं जरा। जी सर, मनस्विनी अर्थात मन की स्वामिनी। जो व्यक्ति स्वनियंत्रित हो या आत्मनियंत्रित हो, मनस्विनी वही होता है। अच्छा, ठीक है। आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से ना? जी सर। तो क्या पढ़ा है इसमें आपने, अच्छे से क्या पढ़ा आता है आपको? फेवरेट क्या है आपका पॉलिटिकल साइंस में? सर वैसे तो मैंने सभी अच्छे से पढ़ा है, पर सर मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ना मुझे पसंद है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपने अच्छे से पढ़े हैं? जी सर। मॉन्टेस्क्यू किस कारण से प्रसिद्ध रहे, उनका कौन सा विचार प्रसिद्ध रहा, बताएं जरा। सॉरी सर, मैंने मॉन्टेस्क्यू नहीं पढ़े हैं। मॉन्टेस्क्यू आपने नहीं पढ़ा? जी सर, मॉन्टेस्क्यू सिलेबस में नहीं थे। शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, बताएं। सेपरेशन ऑफ पावर्स। यस। जी सर। सर सेपरेशन ऑफ पावर्स अर्थात कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए काम करें। जैसे सर न्यायपालिका काम है न्याय बनाना, तो वो न्यायपालिका का काम है कि न्याय सही से लागू हो रहा है कि नहीं ये देखना, तो वो देखे। सर एग्जीक्यूटिव जो है कानून प्रणाली को लागू करवाए और लेजिस्लेटिव जो है योजनाओं को बनाए। क्या प्रेजेंट अगर हम भारत का सिनेरियो देखें, उसमें आपको ये नहीं लगता कि जो न्यायपालिका है कुछ ज़्यादा ही कार्यपालिका और लेजिस्लेचर के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी है, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म की कंडीशन भी कहेंगे, तो क्या वो दिखाई देता है या नहीं दिखता? जी सर, कई बार हमको ऐसा लगता है। और सर जुडिशियल एक्टिविज्म तो एक डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी माना जाता है जब तक वो जुडिशियल ओवररीच नहीं हो जाता है। और सर तो क्या हम जुडिशियल ओवररीच की स्थिति में नहीं पहुंचे? ऐसे कई जजमेंट हैं जिन्हें विद्वानों के द्वारा जुडिशियल ओवररीच की कंडीशन भी कहा जा रहा है, तो क्या उस स्थिति पे है हम अभी? जी सर, हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सर जुडिशरी एज अ गार्जियन ऑफ इंडियन सिटीजन है और वो वहीं पर अपने उसमें रह के कार्य कर रही है। सर कुछ केसेस जरूर पूर्व में ऐसे देखने को मिले हैं जिनमें जुडिशियल ओवररीच के केसेस थे, पर सर अभी तो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं देखने में आया है। ठीक है। आपने इसके अलावा मैकियावेली के बारे में पढ़ा है? जी सर। क्या पढ़ा है, बताएं उनके बारे में। सर मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी है और उन्होंने उसमें स्टेटक्राफ्ट के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक राजा को फॉक्स की तरह चतुर होना चाहिए और लायन की तरह करेजियस होना चाहिए। और सर उन्होंने ये भी बताया है कि लव और फियर, एक राजा को दोनों तरह से रूल करना चाहिए और फियर ज्यादा लास्टिंग रहता है, इसलिए फियर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट में बात करें, जो हमारे शासक हैं और मैकियावेली के सिद्धांत से उसका कंपैरिजन करें, तो क्या प्रेजेंट जो शासक हैं उनमें लव एंड फियर की भावना होनी चाहिए, और दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, लव या फियर? जी सर, क्योंकि सर भारत गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो सर मिनिमल फियर, और सर मिनिमल फियर में बस एकदम लिमिटेड, जहां पर लोगों को गलत चीजें, गलत कृत्य करने का डर हो, उतना ही फियर होना चाहिए। बाकी सर मुझे लगता है कि क्योंकि गुड गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो प्रजा को, जैसे कौटिल्य ने भी कहा था कि संतान की तरफ, और वैसे ही हमारी सरकार भी आगे बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि फियर की ओर ज्यादा है? क्योंकि जैसे बुलडोजर की घटनाएं चल रही हैं, एक विशेष समुदाय को डराने का काम भी है, ऐसे विशेष समुदाय के लोग भी आरोप लगाते रहते हैं, अल्पसंख्यकों से भेदभाव की स्थिति भी बनती रहती है, और बुलडोजर को लेकर तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आए हैं। तो जो फियर वाला पॉइंट है, आपको नहीं लगता कि सरकार में वर्तमान में वो ज़्यादा दिखता है, लव वाला पॉइंट नहीं दिखता? जी सर, कुछ मामलों में हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर सर फिर भी अधिकांश मामलों में जो है हमारे यहाँ लॉ और ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। और सर जब कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें, जैसे आपने बुलडोजर जस्टिस का बताया, वो पूरी तरह से सर गाइड करने की कोशिश करती है।
जो बुलडोजर घटनाएं हो रही थी आपके अनुसार सही थी कि नहीं थी? सर अगर विधि के अनुसार होती है तो बुलडोजर घटनाएं सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे पूरी तरह से मनाही का नहीं कहा है। अगर सर रूल्स को फॉलो करके बुलडोजर चलाया जाता है, क्योंकि सर बुलडोजर चलाने का एक सबसे प्रमुख कारण अतिक्रमण वाली जगहों पर या सर जो भी इलीगल जगह है वहां पर, या ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है, सरकार की जो जमीन है, वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो सर उस चीज के लिए वो कार्यवाही अगर नियम अनुसार हो, विधि अनुसार हो, तो सर वो सही है। ठीक है। अभी देश में कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, आज कहाँ पर चुनाव हो रहे हैं? जी सर आज महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग है। महाराष्ट्र और झारखंड में पिछले कई समय से फ्री बीज जैसी चुनावी जो घोषणाएं हैं, इन जी चुनावी सर। घोषणाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? फ्री बीज। जी सर, रेवड़ी कल्चर जिसे कई बार टर्म दिया जाता है, जी। और सर वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कहीं न कहीं घातक है। इसीलिए जितने भी हमारे प्रमुख नेताजी हैं उन लोगों ने भी यही कहा है कि कुछ भी ऐसे वादे ना किए जाए जिसको बाद में सरकार के ही ऊपर बोझ बने और उसको पूरा ना किया जा सके। तो सर मुझे भी लगता है कि अगर देश की इकोनॉमी और देश के डेवलपमेंट को देखें तो सर हमको लोगों को रोजगार देने पे और उससे उनके आर्थिक उत्थान पे ज्यादा केंद्रित तो रहना मध्य प्रदेश चाहिए। सरकार के द्वारा जो लाडली बहना योजना चलाई गई है उससे जी आप सर। सहमत हैं या नहीं है? जी सर, लाडली बहना जो है कई बार इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो सर ये रेवड़ी कल्चर नहीं कहा जा सकता लाडली बहना को, क्योंकि सर वो एक कांस्टेंट महिला, और सर क्योंकि क्यों महिला, नहीं कहा जा सकता रेवड़ी कल्चर? जी सर, क्योंकि सर महिलाएं समाज का वंचित वर्ग है, और सर ये महिलाओं को एक कांस्टेंट इनकम के तौर पे दिया जा रहा है, जिससे सर वो अदर राज्य में दिया जाएगा वहां पे गलत आप मान रही हैं, मध्य प्रदेश में गलत नहीं है? जी जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर अदर राज्य में दिया जाएगा तो भी सर गलत होगा तो गलत ही माना जाएगा, पर सर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगी कि सर सिर्फ अगर चुनाव के दौरान ही वो चीज लागू होती तो सर वो रेवड़ी कल्चर होता, पर क्योंकि सर ये कांस्टेंट महिलाओं के सतत विकास के लिए एक योजना है, तो सर इसीलिए इसको रेवड़ी कल्चर नहीं कहा जा सकता। लेकिन चुनाव में इफेक्ट तो आया ना, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लागू किया था तो उससे चुनाव का फायदा तो उठाया ना। और आपको नहीं लगता कि आप अभी बात कर रही थी महिलाओं को रोजगार दिया जाए, उनको सशक्त किया जाए, दूसरी ओर जो फ्री का पैसा दिया जा रहा है फिर ये सरकार पे बोझ भी बढ़ा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि गलत है कहीं ना कहीं? और आप भी दो तरफ की बातें कर रही हैं, डबल स्टैंडर्ड है आपका भी इस पे। सर मैं क्षमा चाहती हूँ अगर आपको ऐसा प्रतीत हुआ हो, पर सर जैसे क्योंकि जो पैसा कॉन्स्टेंटली महिलाओं को लाडली बहना से दिया गया है सर, उससे महिलाओं ने अपने, जैसा मैंने कहा कि रोजगार के लिए, तो सर अपने रोजगार सृजन के लिए महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी है सर, अन्य कुछ ऐसे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प मिली है सर। मेरे ही पास में एक आंटी थी, वो काफी समय से सिलाई मशीन नहीं ले पा रही थी सर, और उनको ब्लाउज सिलने काफी अच्छे आते थे, तो सर लाडली बहना का क्योंकि सर उन्होंने किस्त पे मशीन ले ली और अब वो सर अपना रोजगार उन्होंने डेवलप कर लिया है। ये डाटा कहाँ से लिया आपने कि जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है तो महिलाओं ने रोजगार स्थापित किए? कहाँ का डाटा लिया आपने? अपने स्तर पे आपने केवल एक महिला को देखा तो आपने मान लिया पूरे मध्य प्रदेश में महिलाओं ने यही किया? जी नहीं सर मैंने समाचार पत्रों में भी कई आर्टिकल्स में और ऐसे कई बार पढ़ा है कि इससे महिलाओं में सच में सशक्तिकरण देखने को मिला है। सशक्तिकरण अगर पैसा देकर ही मिल सकता है फिर तो पुरुषों को भी देना चाहिए। अगर सशक्तिकरण ऐसे ही आता है और आर्थिक रूप से निर्भर इंसान ऐसे ही हो सकता है तो फिर पुरुषों को भी क्यों नहीं बांटने देते? तो पुरुषों को भी बांटना चाहिए, फिर नौकरी रोजगार सब बंद कर देना चाहिए, सबको पैसा दो, सब अपना अपना बिजनेस स्थापित कर लेंगे। जी सर क्योंकि महिलाओं को आज भी समाज में उतने समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कहाँ समान नहीं है? अब तो सब जगह समान है। आप कोई भी जॉब पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सब जगह तो कर रही हैं महिलाएं। सर फिर भी सर महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 37% ही है, जो सर ये बताता है कि आज भी महिलाओं को इक्वेलिटी के साथ साथ इक्विटी की भी उतनी ही आवश्यकता है। कौन सी रिपोर्ट के हिसाब से 37% है? सर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे लास्ट आया था उसमें ही 37% महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। तो 37% इसको आप कितना लेके जाना चाहती हैं? सर कम से कम सर जिससे महिलाओं का संपूर्ण विकास हो सके सर, महिलाएं सशक्त कितने पे हो जाएगा संपूर्ण विकास? सर 100% की ही बात करूंगी मैं तो महिलाओं के विकास के लिए। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा, परंतु फ्री बीज को लेकर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि
आप एक तरफ मान रही हैं आर्थिक रूप से सरकार पे बोझ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ मान रही हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी इससे जुड़ा है। अदर स्टेट करें तो फिर आपने शुरुआत में कहा कि वो गलत है, मध्य प्रदेश करें तो फिर वो सही है। तो आपके जो विचार हैं इस मुद्दे को लेकर मुझे एक समझ में नहीं आ रहे। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही कुछ किया है पुरुषों के लिए, जानकारी है आपको इसके बारे में? जी सर, मुझे महाराष्ट्र सरकार की पुरुषों के बारे में तो नहीं, पर सर मुझे जो उनकी लाड़की बहना है जो उन्होंने शुरू की उस बारे में जरूर मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है उसके बारे में? सर उन्होंने वो योजना शुरू की और उसमें भी सर ऐसे ही कुछ आर्थिक मदद दी जा रही है, शायद सर 1500 रुपए कुछ है जितना मैंने पढ़ा है। आर्थिक मदद सही है गलत है? अब महाराष्ट्र सरकार के बारे में बताएं, महाराष्ट्र सरकार का स्टेप सही है या गलत है? सर जैसे हमारे संविधान में भी बोला है कि सर महिलाओं के लिए अगर एक्सेप्शनली इक्वालिटी, सर जैसा आर्टिकल 15 बोलता है, 16 बोलता है कि अगर उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लाती हैं तो सर वो रेवड़ी कल्चर के तौर पे ना देखते हुए महिलाओं के उत्थान के तौर पे ही देखा जा सकता ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे, इससे जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है राज्य का निरंतर, उस फिस्कल डेफिसिट जो है इस तरीके के प्रोमिसेस के बाद या इस तरीके के पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकेंटली राइज करता है, उसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट या क्या कर रही है गवर्नमेंट? जी सर इसके लिए हम जैसे सर मैंने बताया कि महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ रही हैं। नहीं, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, मैं वही बताना चाह रही हूँ। तो सर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि सर हमारे यहाँ एमएसएमई भी उतना डेवलप नहीं है। तो सर जो पैसा इस प्रकार जा रहा है उससे जो महिलाएं घर पे छोटी मोटी चीजें बनाती है उसको हम सर हैंडीक्राफ्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी इसको लेकर के कोई डाटा, कोई रिपोर्ट आया है कि प्रोडक्शन बढ़ गया है ये स्मॉल गुड्स का स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, जो आप क्लेम कर रही हैं कि इस तरह के पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद महिलाएं अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ उत्पादित करने में लगी हुई हैं, क्या इसको लेकर के कोई रिपोर्ट आई है कि इन कंटेक्स्ट में प्रोडक्शन बढ़ा है? सर ऐसी कोई रिपोर्ट तो मैंने नहीं तो पढ़ी है। आपको नहीं लगता, आप इमेजिन कर रही हैं बहुत कि ऐसा हो जाएगा? जी सर, मनगढ़ंत आंसर दे रही हैं आपको, आप लग रहा है आपको ऐसा कि आप जो उत्तर दे रही हैं उन उत्तर के पीछे कोई डाटा है, कोई रिपोर्ट है? तो आप बताएं कौन सी रिपोर्ट है? सर जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं उसी बेसिस पे आप लोगों को बताना चाह रही थी। और सर ऐसे इस पर्टिकुलर चीज़ की तो रिपोर्ट मैंने ज़रूर नहीं पढ़ी है, पर सर यही देखा जा सकता है कि सर अगर उनको क्योंकि सर फिस्कल बर्डन में आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सर क्योंकि जब भी ऐसा डायरेक्ट पैसा जाता है 12,000 करोड़, अब 18,000 करोड़ जा रहा है, तो सर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट पड़ेगा। पर सर अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ज़रूर इससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जहाँ पर इस तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हो और जिसका असर दिखा हो फिस्कल डेफिसिट को बेटर करने में? कहीं और कोई एग्जाम्पल्स? जी सर अभी तो मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल तो ना तो कोई एग्जाम्पल्स हैं ना कोई रिपोर्ट है, तो ये इस तरीके से जो अनुमान लगाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये अनुमान किस पर आधारित है फिर? जी सर मैंने अभी तक जितना पढ़ा है मैं उसी पढ़ा है तो कुछ आधार होगा ना उसका, यहाँ तो अनुमान लगाए जा रहे हैं आप। तो अगर या तो ऐसी कोई चीज़ पहले कहीं देखी गई हो कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, डायरेक्ट हाथों में पैसा देने के बाद वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाती हो, या तो हमारे पास पर्याप्त एग्जाम्पल्स हो, या फिर रिपोर्ट आए कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है। दोनों ही चीज़ नहीं है तो फिर आधार है क्या? आपने पढ़ा क्या है मतलब फिर इस डायरेक्शन में? सर जैसे इकोनॉमिक्स भी बोलता है कि लोगों के पास अगर मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में सर उससे इन्वेस्ट करेंगे और उससे सर हमारी सर्कुलर इकोनॉमी अपने आप अच्छी ग्रोथ करती है। अभिजीत बनर्जी जो कि इंडिया के नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में, है ना, उनकी केस स्टडी रही और उस केस स्टडी में वो एक्चुअली पॉवर्टी के रीजंस को खोज रहे थे, और उस पॉवर्टी के रीजन को खोजते हुए उन्होंने पाया कि जिन लोगों के हाथ में न्यूट्रिशन को अफोर्ड करने के लिए डायरेक्ट पैसा दिया गया ताकि वो न्यूट्रिशन कंज्यूम कर पाएँ, उन्होंने अपने न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के बजाय उससे लग्जरी गुड्स परचेज करना ज़्यादा प्रेफर किया। और ऐसे वो उन्होंने कई सारे केस स्टडीज़ जो हैं रखे हैं हमारे सामने अलग अलग देशों के। तो ये किस हद तक कामयाब है इस तरीके का डायरेक्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स? सर अभी क्योंकि सर इतना समय तो नहीं हुआ है तो सर अभी हम ऐसे किसी कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पहले भी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम रही है, अभी का नहीं है, तरीके अलग थे पहले।
अगर मैं बात करूं लाडली लक्ष्मी योजना की, तो लाडली लक्ष्मी योजना से भी तो पैसा ही तो दिया जा रहा था। जी सर। उसके पहले भी गवर्नमेंट ने ऐसे कई स्टेट में काम किए हैं। तो फ्रीबीज तो अगर देखा जाए टोटल केवल पैसों का बर्बादी है ना सर, क्योंकि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट है। और सर जैसे आपने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बताया सर, वो काफ़ी सफल योजना मानी जाती है। और सर हमने देखा है कि आज भी अगर सरकार ने उस योजना को कंटिन्यू किया है तो ज़रूर लोगों को लाभ हुआ ही है। और सर उसकी तो सर स्टडी कहीं ना कहीं प्रूव्ड है कि सर लाडली लक्ष्मी योजना काफ़ी सफल योजना रही थी, क्योंकि पर सर उस सशक्तिकरण की दिशा में कितनी सफल रही? जी सर, हमने देखा ही है कि हमारा सेक्स रेशो निरंतर अच्छा हुआ है। और सर वो जिस पर्पज से लाई गई थी कि जो लड़कियों को लेके सोसाइटी में मेंटेलिटी है, वो हम देख रहे हैं कि सर धीरे धीरे बदल रही है। और इसीलिए सर शायद मेरे जैसी लड़कियां भी आप सभी महानुभावों के सामने बैठकर सर इंटरव्यू तक भी पहुंच पा रही है। ठीक, एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। वर्तमान भारत की जो पॉलिटिक्स है, जी सर, इस पॉलिटिक्स में जैसे नेता आने चाहिए वैसे नेता आ नहीं पा रहे हैं। कई सारे नेता ऐसे हैं जो बाय चॉइस ना होकर बाय चांस हैं, या राजनीति को एक करियर के विकल्प में देखकर आते हैं। ऐसे कई फिल्मी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो राजनीति को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे लोगों का राजनीति को ज्वाइन करना, इसका भारत पे क्या इफेक्ट आ सकता है, भारत के समाज पे क्या इफेक्ट आ सकता है? क्या ऐसे लोगों को राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए जिन्हें राजनीति की समझ ही ना हो? सर अगर उन लोगों का पर्पस सही है, उन लोगों के इंटेंशन सही है, क्योंकि सर किसी भी जो राजनीतिज्ञ होता है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता उनको अपनी मत देकर ही चुनती है। और सर अगर वो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं तो सर उनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, मुझे लगता है कि वो आकर बेहतर कार्य आपको ऐसा कोई नेता दिखाई देता है जो आपको लगता है आपकी दृष्टि से कि राजनीति में इनको नहीं होना चाहिए था? ऐसा कोई नेता दिखता है आपको? सर क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसे किसी को भी नहीं देख पा रही हूँ। मतलब भारत में जितने नेता हैं सारे के सारे सही हैं अपनी जगह, कोई भी ऐसा नेता आपको नहीं दिखता? सर मैं अभी ऐसा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ इस बारे में। ठीक है सर। ठीक है। मनस्विनी, आपने बोला कि आपके नाम का अर्थ है स्वनियंत्रण। जी सर। करेक्ट। क्या है ये स्वनियंत्रण की प्रक्रिया? सर क्योंकि सर मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत हैं, और सर उन अनंत इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए खुद के ऊपर नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है। और सर इसीलिए स्वनियंत्रण का काफ़ी महत्व माना जाता है। तो इच्छाओं पे नियंत्रण, इसका मतलब है स्वनियंत्रण। सर एक रूप में उसको ऐसे भी देखा जा सकता है। एक रूप में। इसका दूसरा रूप क्या है? सर अपनी हर हैबिट्स पे मुझे लगता है इच्छाओं के अलावा, क्योंकि सर अगर मानव में मूल्य नहीं रहेंगे और सर नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा तो सर फिर समाज का भी उत्थान पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए भी सर आत्मनियंत्रण काफ़ी आवश्यक है। प्लेटो पढ़ा होगा आपने डेफिनेटली वेस्टर्न थिंकर्स में। आपने कहा कि वेस्टर्न थिंकर्स मेनली आपने पढ़े। जी प्लेटो सर। पढ़ा होगा। जी सर। प्लेटो की टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से परिचित हैं आप? टेलीलॉजी से? जी सर। सर सॉरी, मैंने टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देखे। अच्छा, टेलीलॉजी क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि उनका कहना है कि किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने के पीछे एक पर्पस होता है। जी सर। किसी भी चीज़ के एग्जिस्ट करने के पीछे एक पर्पस होता है। नाइफ है, वो एग्जिस्टेंस में इसलिए है क्योंकि उसे किसी चीज़ को कट करना है। अगर कोई चीज़ कट नहीं कर सकती तो वो नाइफ भी नहीं है। तो इसको टेलीलॉजी कहते हैं। जी सर। तो मनस्विनी का पर्पस क्या है? हु इज मनस्विनी इन दिस कॉन्टेक्स्ट? जी सर। सर आप पर्टिकुलरली मेरे विषय में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ही का नाम मनस्विनी है। जी तो सर। मनस्विनी क्यों है? जी सर। सर अभी तो सर मुझे अपने लाइफ के दो ही उद्देश्य दिखाई देते हैं। सर एक, मैंने जिस एग्ज़ाम के इतने सपने देखे हैं उसकी तैयारी करी है, मैं उसको पूरा कर सकूं। और सर साथ ही मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक सर मतलब वो गर्व के क्षण सर उनको दे सकूं जो भी सर उन्होंने मुझे दिया है। सर मैं अब उन चीज़ों को पूरा करके और सर उनको भी कुछ दे सकूं। अभी मुझे अपनी लाइफ का उद्देश्य उतना ही दिखता है। और सर दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक मानव के तौर पर अगर सर मैं मानवता को अपने साथ लेके चलूं, वो भी एक मुझे अपना उद्देश्य दिखाई देता है। तो अगर मैं मनस्विनी को देखूं तो मुझे मनस्विनी का कोई विशेष पर्पस समझ में नहीं आया। फिर तो इतना ही समझ में आया कि मनस्विनी जो करेगी वो अपने कैरियर को डिफाइन करने के लिए और अपने फैमिली के लिए करेगी।
इस वर्ल्ड के लिए मनस्विनी का क्या पर्पस है? जी सर। सर मैं पर्यावरण के लिए भी सर मुझे जैसे सर अभी COP29 चल रहा है, सर मुझे पर्यावरण के लिए काफ़ी लगता है कि मैं प्रशासन में आई या लाइफ में सर मैं कहीं पर भी रही सर, तो मैं पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसको रोकने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहूँगी। एरिस्टोटल भी पढ़ा होगा आपने। जी सर। एरिस्टोटल की एक थ्योरी है बहुत फेमस, थ्योरी ऑफ स्लेवरी। जी सर। पढ़ा है आपने उसे? जी क्या सर। है थ्योरी ऑफ स्लेवरी? सर एरिस्टोट सिंपल ये बताइए कि एरिस्टोटल के हिसाब से मास्टर कौन है और स्लेव कौन है? जी सर। सर एरिस्टोटल सर मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने किसको मास्टर किसको स्लेव बोला है, पर उन्होंने स्लेवरी को लेके ये ज़रूर बोला है कि स्लेव्स जिस कंडीशन में है वो उनकी बेस्ट कंडीशन है और वो उनके मास्टर्स को सर्व करने के लिए है, यही उनका पर्पस है। एरिस्टोटल के हिसाब से उनका मानना है कि मास्टर वो होते हैं जिनमें रीज़न और करेज होता है। रीज़न मतलब किसी चीज़ को समझ करके फैसला लेने का तर्क विकसित करना, और करेज मतलब वो फैसले को इम्प्लीमेंट कर पाना जो चीज़ समझी गई है। तो सबसे पहले चीज़ों में सही और गलत क्या है इसको समझने के लिए रीज़न होता है मास्टर के पास, और फिर उसने समझा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मास्टर के पास करेज होता है। तो यानी कि जिसके पास रीज़न और करेज होता है वो मास्टर है, करेक्ट। और स्लेव के पास इसमें से कुछ मिसिंग होता है, करेक्ट। यू आर स्लेव और मास्टर? आप स्लेव हैं या मास्टर हैं? सर मैं अपने आप को मास्टर के तौर पे ही देखती हूँ। यानी कि आपके पास इनफ रीज़न और इनफ करेज है। जी सर। एग्जाम्पल दीजिए मुझे जिससे मैं सब्सटेंशिएट कर सकूं कि आपके पास करेज है। जी सर। सर मैं कुछ भी अपने आसपास अगर गलत होता है तो सर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ। सर जैसे कि पैसिव स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है, और सर कहीं पर भी ऐसे पब्लिक स्पेस में अगर कोई मेरे पास बैठकर या खड़े होकर स्मोकिंग करता है जिससे सर मुझे अनईजी फील होता है, सर मैं उस ठीक व्यक्ति है, से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विच शोज करेज इन यू। जी सर। सर जब मैं अपने स्कूल टाइम में क्लास में पढ़ा करती थी और सर मुझे कुछ नहीं समझ आता था, तब भी सर मैं खड़े होकर हमेशा पूछने का प्रयास करती थी, चीज़ों को समझने का प्रयास करती थी। जब सर बाकी क्लास के बच्चे शायद उनको समझ नहीं भी आ रहा होता था तो वो चुपचाप बैठे रहना ही पसंद करते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। जी सर। सर हमारे जो पास में हमारे यहाँ जो काम करने के लिए भी आंटी आती है, सर उनके हस्बैंड अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, सर मैं उनके लिए भी उनको समझाती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि इनके हस्बैंड से बात करें, क्योंकि सर एक महिला के लिए कोई भी ऐसा प्रताड़ना करे ये गलत है। कितने समय से ऐसा हो रहा है उनके साथ? सर कई बार ऐसा कभी कभार मतलब सर देखने में आता कितने है। समय से आपके नोटिस में ये बात, कितने समय से? सर करीब 6-8 महीने से ये बात आपने स्टैंड notice लिया में। अभी तक जी सर। समझाने के अलावा? सर इनिशियल तो मुझे लगता है कि किसी को भी समझाना ही बेहतर होता है। और ठीक है, आप इसी तरीके से मुझे 2 ऐसे आर्गुमेंट्स दीजिए जिससे हम ये कन्विंस हो जाएं कि आपके पास रीज़न भी है। जी सर। सर आप रीज़न को एक बार और डिफाइन करेंगे? रीज़न मतलब रैशनैलिटी अप्लाई करके सही और गलत के बीच में अंतर करते हुए फैसला ले लेना, या रैशनैलिटी के माध्यम से आप एक्चुअली ट्रुथ तक पहुंच पाते हैं किसी भी चीज़ के फॉर्म को लेकर के, एंड देन यू डिसाइड। सो आई एम टॉकिंग इन दैट कंटेक्स्ट ऑफ रीज़न और रैशनैलिटी। सो जी डू यू सर। पोजेस रीज़न? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि आई डू पजेस रीज़न। और सर क्योंकि सर मैं ज़्यादातर निर्णय जो है सर सबकी सहमति से खुद लेने का प्रयास करती हूँ, इसलिए सर मुझे लगता है कि मेरे अंदर रीज़न है। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक ड्राइवरलेस कार है जी सर। और वो ड्राइवरलेस कार किसी व्यक्ति ने परचेज किया है, जी सर। और वो अपनी कार में बैठा है, बट मीनवाइल ड्राइवरलेस कार में किसी तरह की कुछ फॉल्ट आ जाती है जिससे स्ट्रीट्स पर बैठे हुए कुछ लोगों को वो कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। इसमें फॉल्ट आप कैसे डिसाइड करेंगी, अकाउंटेबल किसको ठहराएंगी? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। जी सर। सर मुझे लगता है कि जो भी कार में बैठा व्यक्ति है
सर क्योंकि आप उसमें बैठे हो तो आपको ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उसकी वर्किंग और उसका फंक्शन सही से हो रहा है या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अकाउंटेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अकाउंटेबिलिटी सेट की कार में बैठे पर्सन की, जी देन सर। सर फिर आगे क्या प्रक्रिया होगी? हाँ मतलब आप बताइए फिर इसमें आगे आप कैसे अप्रोच करेंगे। जी सर। सर सबसे पहले तो ऐसे केसेस में हमको पुलिस की ही मदद लेनी चाहिए। सपोज कीजिए आप कल को फ्यूचर में कोई ड्राइवरलेस कार परचेज करते हैं और आप बैठे हैं, ऑब्वियसली कंपनी के जो भी आप मतलब एडवर्टाइजमेंट है उसको देखने के बाद, गाड़ी को समझने के बाद, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही आप गाड़ी लेकर के आती हैं। अब आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं कि दिस इज़ अ गुड कार एंड नाउ यू आर सिटिंग बिहाइंड द बिसाइड द कार, मतलब आप पीछे की सीट पर बैठी हैं और अब वो ड्राइवरलेस कार से एक्सीडेंट हो जाता है, क्या आपको अकाउंटेबल बनाया जाए? जी सर। क्या आपको जेल हो जानी चाहिए इस केस में? सर अगर न्यायिक प्रक्रिया ये बोलती है तो सर मुझे जेल हो जानी चाहिए। क्यों, आपने क्या गलत किया? सर वही मैं बोल रही हूँ कि अगर न्यायिक प्रक्रिया ऐसा अलाउ करती है, अगर सर रूल्स में ऐसा है नहीं, तो न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी भी क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ सर। ऑल क्या ऐसी होनी चाहिए कि पीछे बैठे जो ड्राइव भी नहीं कर रहा है, जिसने कंपनी के कहने के और उसकी ब्रांडिंग के और उसके फीचर्स के ट्रस्ट पे टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसको खरीदा है, उसका कहीं कोई इंटेंशन नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसे सेल किया गया जिसका एक वो कस्टमर मात्र है और जिसमें कहीं पे भी उसकी कोई फॉल्ट ही नहीं है, जी तो इसमें सर। न्यायिक प्रक्रिया में उसे अकाउंटेबल बनाया ही क्यों जा रहा है? सर क्योंकि जैसे अभी हमने कंज्यूमर फोरम एक्ट में भी चेंजेस देखे और सर अब हम कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो सर जो कंपनी जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, जो उसको सेल कर रहा है और जो उसमें व्यक्ति बैठा है, तीनों बराबर रूप से ही अकाउंटेबल माने जाएंगे। ऐसा कोई रूल है ड्राइवरलेस कार को लेके? सर ड्राइवरलेस कार को लेके क्या रूल है, इस बारे में मुझे विशेष डू जानकारी यू थिंक नहीं है। दैट कि whatever decision you have taken is reasonable enough? यस सर, आई डू थिंक। Okay, Manaswini, thank you very much. अच्छा रहा? जी सर। अच्छा था। लास्ट में थोड़ा सा घबराहट दिखने लगी थी, जब आप फंस रहे थे तो लास्ट में घबराहट दिख रही थी। और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, प्रत्येक प्रश्न को अपने ऊपर ले लेना और उसका उत्तर देना और उसमें कई सारे आर्गूमेंट ले आना, फिर वहाँ फंसने की संभावना बन जाएगी। तो कोशिश करें कुछ प्रश्नों से बचने की, ठीक है? तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ना भी दें तो चलेगा, पोलाइटली बोल दें माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो उससे हम बच सकते हैं, ठीक है? बाकी ओवरऑल बढ़िया था, अच्छे आपने आंसर दिए। जो फ्री बीज की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे आप अगर लाडली बहना योजना का पहले एग्जाम्पल दे देती तो और बेहतर होता, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता कि उस योजना के लाभ हुए हैं, तो वहाँ हम उसको जस्टिफाई कर पाते, पर वो फिर मैंने आपसे कहा तब जाके आपने उसको सामने लाया। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना। हाँ सॉरी, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना का जो मैं आपसे बात कर रहा था, जी तो सर। वो आप अपनी ओर से बोल देते ना, तो फिर वो जस्टिफाई हो जाता। जी। बात बाकी- खिंचती नहीं। हाँ, तो उसको हम ऐसा बता सकते थे कि इसके फायदे हुए हैं, है ना? जी सर। बाकी ओवरऑल बढ़िया था। अच्छा था, डोंट फील नर्वस। हाँ। क्वेश्चंस ट्रिकी थे, जानबूझ के बनाए गए थे, हाँ है ना? प्रेजेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ही था, इतना डिस्कशन जाएगा नहीं वहाँ पर। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो आप ऑलरेडी, नॉलेज यू आर ऑल्सो पोजेसिंग, दैट इज गुड, ठीक है? और हैंडल भी कर पा रहे हो, बट जहाँ पे दिखे ना कि नहीं भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बचो हैंडल करने वो से। शो कर दिया। बच नहीं रही हो आप हैंडल करने से, अकाउंटेबल बनाए जा रही हो, ठहराए जा रही हो। पर सर ऐसे केस में ऐसे भी नहीं बोल सकते ना कि सर मुझे कंप्लीटली नहीं नहीं बोल सकते, एक अपना ओपिनियन रखते हुए कि सर न्यायिक प्रक्रिया में इसको सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे केस स्टडी आप सॉल्व करते हो ना एथिक्स में, तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करो ना पहले, कि अगर जैसे कार से एक्सीडेंट हुआ है तो स्टेक होल्डर कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी है, सेकेंड ड्राइवर है, थर्ड जो विक्टिम है वो है। सर मैं बाद में आ पाई वहां तक। हाँ, तो अब स्टेक होल्डर बाई स्टेक होल्डर अपने ओपिनियन रखो कि इनको ये करना चाहिए था, इनको ये देखना चाहिए था और इनके साथ ये होना चाहिए, एंड रेस्ट जुडिशरी हैज टू डिसाइड। तो इस तरीके से स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक डिस्कस करते हुए निकल लेना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी तो क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ों पे बहुत, लेकिन अगर फंसोगे तो फंसते चले जाओगे। बाकी ठीक है, अच्छा है, इट्स अ लर्निंग आफ्टर ऑल, है ना? यस सर। बढ़िया था, बढ़िया था। बाकी थोड़े बहुत सुधार कर लो, बहुत अच्छा था। जी ठीक है। थैंक यू।